हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, और जब गर्मी ज़ोरों पर होती है तो इंसानों की जानों पर भी बनाती है। गर्मी के दिनों में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो हीट स्ट्रोक का होता है, जिसमें पानी की कमी पर कैसे काबू पाया जाए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्म मौसम में आमतौर पर फिर स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस्म में जो पानी और नमकियात हैं उसकी कमी हो जाती है, जिसके बायस हमारी सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ हमारी सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं अनवार, हमारे स्किन के भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि अभी से ही लोगों को गर्मी दाने निकलना शुरू हो गए हैं और किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि पानी इतना पीने के बावजूद भी आपके फेस पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राई पैचेस हो रहे हैं। तो घर के अक्सर बड़ों छोटों या किसी दोस्त से बात हो जाए तो अक्सर लोग ये जिक्र कर रहे थे कि हाँ ये इशू मैं भी महसूस कर रहा हूँ या महसूस कर रही हूँ। तो क्या खाएं क्या लगाएं, इस बारे में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर मरियम वकार। मरियम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि क्या ऐसी चीज़ों को स्पेशली क्योंकि गर्मी के मौसम में फल बहुत ज़्यादा आते हैं माशाल्लाह, तो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं कि जिनको हम लोग डेली रूटीन में शामिल करें तो थोड़ा सा हमारी डिहाइड्रेशन भी ख़त्म हो, जो कि हमारे इंटरनल सिस्टम और एक्सटर्नल सिस्टम दोनों के लिए बेहतर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अब देखें समर सीज़न है, इसमें हमारे पास आजकल तरबूज बहुत ज़्यादा आया हुआ है और इसमें 92% जो है हमारे पास वाटर कंटेंट होता है। इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग अपनी डाइट में जैसे कीवी है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये इसमें से वाटर कंटेंट ही नहीं, इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, जो हमारी गट हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ जो है आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने भी बात की कि हीट स्ट्रोक होने का जो खतरा होता है, उसमें ये कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बैलेंस नहीं होते। इवन के 2-3 लोग ऐसे हैं कि जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, मतलब फैमिली में जाने वाले, उन्हें तो हीट स्ट्रोक अटेम्प्ट कर भी चुकी है। बिल्कुल, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो जिस्म की नमकियात हैं वो कम हो जाती हैं। उसको बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता। उसमें ये है कि आपको कुछ ना कुछ कोई फूड, कोई सप्लीमेंट, कोई जैसे पीडियालाइट है, ORS है, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ आपको लेनी ही पड़ती है। लेकिन बहुत बेस्ट है कि हम उस तरफ जाएं ना, उससे पहले ही हम अवॉइड कर लें उसमें। बिल्कुल, तो इसमें आप इस तरह के फूड ऐड कर सकते हैं जिससे जो है आपको, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज भी हैं, आजकल फालसा भी है, कीवी भी है, इसका जूस ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि उसको खा लें, क्योंकि फिर जैसे कि आपकी तरह जो डाइट कॉन्शियस है वो कहते हैं कि हमारा वेट ना बढ़ जाए। जूस पीने से ये होता है कि आपको कैलोरीज ज़्यादा चली जाती हैं और वो जो है फूड कंटेंट नहीं रहता उसमें, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन। अच्छा मरियम, कैलोरीज भी मेंटेन रहें और सुबह के औकात में, क्योंकि कहते हैं जिन लोगों को कैलोरीज मेंटेन करनी उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रा कम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि गर्मी के दिनों में सुबह के औकात में लस्सी या दही का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी जो जरा डाइट फ्रीक है, या उन लोगों के लिए भी कि जो कि चाहते हैं कि उनका मैदा ठंडा रहे, जिसकी तासीर या गर्माहट उनके चेहरे पर ना नजर आए, उसके लिए कितने कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि इतना ग्लास लस्सी को हो या दही अगर खानी तो इतनी खा लें? एक छोटा बॉल आप दही का ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो फैट फ्री होनी चाहिए। इसमें जो बलाई है वो आप निकाल दें, ठीक है, और शक्कर डाल लें चीनी की बजाय, या स्टेविया ऐड कर लें। तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत है, जिसके कहते हैं ना मैदा ठंडा रहता है। और लस्सी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले जो है वो नमक वाली नहीं यूज कर सकते, वो दही वाली यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत बेस्ट है। अगर आप दिन में एक ग्लास लस्सी ले लें या दही ले लें तो ये बेस्ट है। अच्छा, फिर जिन फ्रूट्स का हम जिक्र करें, जैसे स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे थे, फालसे की बात कर रहे थे, और ब्रेक में भी हम यही बात कर रहे थे कि फिर हमें उसमें शुगर ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि वो शुगर के बगैर नहीं पिए जाते। तो फायदा कहीं ना कहीं फिर हम उसका खराब कर लेते हैं। बिल्कुल, उसमें ये कि उसकी जो न्यूट्रिएंट अगर 100% है तो कहीं ना कहीं 80, 75, 60 पे चली जाती है। लेकिन ये है कि आप जैसे जो लोग हैं वो चीनी नहीं छोड़ सकते, वो स्टेविया यूज कर सकते हैं। अगर स्टेविया ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसकी जगह आप ब्लैक पेपर जो होता है, काला नमक जो होता है, ये क्योंकि आपको टेस्ट ही चाहिए, क्योंकि हम टेस्टलेस चीज़ तो खा नहीं सकते। क्योंकि खवातीन तो अक्सर खट्टी मीठी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन घर के मुमन जो मर्द हजरात होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो हमारी वालदा वगैरह की एज की खवातीन है, वो उनका अक्सर गला पकड़ना, गला का मतलब यानी कि हो जाना, रैशेज हो जाना, तो सबको ये प्रॉब्लम्स बड़ी ही फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि अब दिन बड़े हैं तो जाहिर सी बात है भूख भी थोड़ी सी जरा लोगों को ज्यादा लग रही होती है, तो ऐसे कौन से खाने खाएं या फिर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें? सब्जियों के हवाले से भी हमें बताइएगा, जो कि मैदे की तासीर को भी ठंडी रखें आपकी, और उसके अलावा मतलब दिन भी थोड़ा सा गुजर जाए। अच्छा, इसमें आप जो है फाइबर डाइट ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास
वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है उसमें, जैसे कि आजकल घिया बहुत अच्छा है और ये मैदे की तासीर को बहुत ठंडा रखता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अब दिन बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो भूख भी बार बार लगती है, तो आप एक टाइम टेबल सेट रखें, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद ब्रंच मील में आप जो है फ्रूट्स ले लें, उसके 1-2 घंटे बाद दही ले लें, फिर 1-2 घंटे बाद आप जो है थोड़ा सा लंच ले लें। अब गर्मी में रोटी तो खाई नहीं जाती है, ज़्यादा दिल कर रहा होता है पीने का, कुछ पीने के लिए पानी तो उसमें ये है कि आप एक टाइम अगर तरबूज ले रही हैं तो एक टाइम कोई फालसे का जूस ले लें। इस तरह से आप अपनी जो है रूटीन मेंटेन करें। और बेस्ट ये है कि आप दिन में एक दफ़ा अच्छा खाएं, प्रॉपर मील आप 2 ले लें, एक ब्रेकफास्ट ले लें और एक जो है डिनर ले लें। जो बीच वाला टाइम है जो स्नैक मील है, लंच है, ब्रंच है, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, दही, लस्सी ये ऐड करें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो आपकी। ठीक है। और सेकेंडली जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि लंबे दिन ज़रा हो जाते हैं गर्मियों में, तो फिर दोपहर को जो एक नैप लेना है वो कितना ज़रूरी है? वो तो बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 40 से 45 मिनट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जिनका 40-45 से पेट ना भरे वो क्या करें? वो 1.5 घंटा ले ले, 1.5 घंटा। लेकिन ये कि जो एक स्लीपिंग साइकिल है आपका वो बेहतर रहता है, बेहतर रहता है। अच्छा, एक टिप मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप हमें गाइड कर दें, अगर अब वो फॉर्मूला आपके पास हो, क्योंकि ये बिल्कुल कहते हैं ना पेपर से बाहर, सिलेबस से बाहर एक सवाल है पूछ रही, क्योंकि हमने बताया नहीं था। अगर जैसे कुछ लोग हैं जो रात को अगर कार्ब्स कंज्यूम कर लेते हैं तो सुबह उठते तो उनके फेस पे स्वेलिंग होती है, ठीक है, टेंशन हो जाती है ना इसमें, तो क्या हम किस तरीके से उसको ओवरकम किया जाए? आप रात को कोशिश करें कि जैसे कि हमें क्रेविंग्स होती हैं रात को, उसमें ये है कि आप कोशिश करें कि आप स्किम मिल्क ले लें, उसके साथ जो है ब्राउन ब्रेड के साथ एक स्लाइस लेकर पीनट बटर ले सकती हैं, आप शुगर फ्री बिस्किट ले सकती हैं, इस तरह के प्रोटीन क्रैकर्स ले सकती हैं। क्या ये हो सकता है मरियम कि हम लोग अपना जो खाना है उसको दोपहर के टाइम पे शिफ्ट कर दें, और ये वाला जो कि स्किम मिल्क आ गया, ये ब्राउन, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो कि वेट लॉस पे नहीं स्किप नहीं, आपने थोड़ी देर पहले ले है तो रोटी को आप अपनी दोपहर में शिफ्ट कर लें, और ये जो है जिससे आपका बहुत ज्यादा मैदा भारी ना हो, जिससे आपकी फेस पे स्वेलिंग ना हो, ये वाला जो फूड मटेरियल है इसको आप अपने खाने में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है डिनर अगर आप 7-8 बजे कर रहे हैं तो आप 5 बजे कर लें, उसके बाद 7-8 बजे जो है कुछ बात तो बेहोश होंगी मैं मैं क्या, बहुत सारी लड़कियां 5 बजे ले लेना, लाइक लंच के बाद जो आपका स्नैक टाइम है, 4-5 बजे जो आप चाय लेती है ना उस टाइम आप रोटी खा लें। अच्छा, उसके बाद ये कि आपकी नाइट जो है ना अच्छी गुजर जाएगी, क्योंकि हमारा ये मिथ होता है, एक माइंडसेट है रोटी नहीं खाई तो मतलब पेट खाली लग रहा होता है ना कि बंदा इंतहाई ऐसा महसूस कर रहा होता है कि आपके पास ये नेमतें मौजूद है लेकिन वो फाका कशी की हालत चल रही होती है, बिल्कुल वो भी नहीं खाना, तसल्ली नहीं हो रही होती। बैक टू गर्मी का तोड़ जी वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये जो आजकल फिर मार्केट में हम बहुत सारे जूसेस देखते हैं, इमली आलू बुखारे का शरबत है, बाहर से तो खैर नहीं, मैं भी उसके हक में नहीं, लेकिन इमली आलू बुखारे के शरबत को भी कहा जाता है कि वो अगर आप घर में पीते हैं तो उससे भी एक वो ठंडक जो है वो मिलती है आपको। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत बेस्ट है। जैसे कि हमें गन्ने की रो भी कहा जाती है, लेकिन हम कभी भी प्रेफर नहीं करते कि वो बाहर से पिएं। उसमें मोस्टली जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं उसमें जॉइंटिस के साथ ही आते हैं, और उसमें यही होता है कि गन्ने की रो पी, उसके बाद ये हुआ है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा, जबकि उल्टा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि गन्ने की रो पिएं, ये प्रॉब्लम हाइजीन की है बेसिकली। जब आप किसी भी ठेले से पी रहे हैं तो मसला गन्ने में नहीं है, मसला तो उनकी बनाने वाले में भी है। गन्ने का जूस निकालें यार, हाँ ये मुश्किल हम वो खा सकते हैं ना, शुगर कैन भिंडियां खा सकते हैं यार, उससे जबड़े बहुत दुखते हैं, लेकिन उससे एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है, दांत आपके स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो और उसके अलावा कोई एक स्पेसिफिक सब्जी हमें बता दें जो कि हमारे लिए ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। आपने तो वैसे खानी नहीं होती, आपकी पूछ रहे हैं, मैं लोगों के लिए पूछ रही हूँ। कैबेज बहुत अच्छी है, आप अपने सैलेड में कैबेज लाजमी ऐड करें। ठीक है। उसके अलावा जो है जिसमें मैंने बताया घिया बहुत अच्छा है, घिया बहुत अच्छा ये, और खाने में बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल गट हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पिनच है वो आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है, भिंडी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे अभी आम का सीजन भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, मतलब कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश सही से हो जाए, तो आम खाने के बाद ये कॉन्सेप्ट है कि आपको वो एक पतली लस्सी जरूर पीनी चाहिए, कच्ची लस्सी जरूर पीनी चाहिए। वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो आम को किस तरह से फिर बैलेंस करता है? ये है कि बचपन से हम खुद देखते आ रहे हैं कि आम खाने के बाद वो लाजमी पीनी है ताकि आपको करेले जैसे दाने ना निकले, हम लोग खा रहे होते हैं इस तरह से। उसमें ये होता है कि कुछ लोगों की ना हीट सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, अब उनमें अगर उन्हें सिर्फ एक आम सूट करता है तो वो 2 खा लेते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं आप थोड़ी सी कच्ची लस्सी ले लें। उसमें ये है कि वाटर है, सॉल्ट है, कहीं ना कहीं दही है, वो कहीं ना कहीं
ही जाके ना आपकी बॉडी को बैलेंस कर देता है। तभी अम्मियों को पता चल जाता है अनवार कि इस बच्चे ने 2 खाए 3 खाए, तभी वो कहते हैं जाओ बेटा जाके किचन में जाके ना जरा लस्सी कच्ची बना के लेकर आओ। आइडिया हो जाता है कि आम आज जरूरत से ज्यादा खाए गए हैं। बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर मरियम वक़ार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। वंस अगेन और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं, क्योंकि हम सभी ने आसमान से बारिश होते हुए देखी है और ये भी देखा है कि पैसों की बरसात हो रही हो, लेकिन कुछ अनोखा भी हुआ है इस बार। ना पैसे बरसे ना बारिश बरसे, हमने देखा कि आसमान से मछलियां बरसना शुरू हो गई हैं। मछलियों की बरसात भी दिखाई दी हमें कहीं पर। यह अनोखा वाकया मगरबी ईरान के शहर यासूज में पेश आया और वहां के शहरी आसमान पर बारिश के साथ मछलियां बरसते हुए देखकर हैरान हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है और कई लोगों ने इस नायाब मंजर की जो वीडियो है वो बनाई है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है और इस दौरान सड़क पर दर्जनों मछलियां गिरती भी दिखाई दे रही हैं। तो ये अपने आप में एक अनोखा वाकया है, लेकिन इस हवाले से जो माहिरीन मौसमियात हैं वो ये बता रहे हैं कि मछलियों का आसमान से बरसना एक नायाब मौसमियाती मंजर है जिसकी चंद सूरतें होती हैं। इस हवाले से रिसर्च पहले भी की गई थी, क्योंकि पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं। तो रिसर्च ये बताती है कि शदीद मौसमी सूरत हाल के दौरान बनने वाले जो आबी बगोले होते हैं, जो दरिया या समंदर के ऊपर तश्कील पाते हैं, पानी से मछलियों को वो अपने अंदर समेट लेते हैं और फिर जब ये मछलियां ऊपर उड़ती हैं तो वो भंवर के साथ आगे बढ़ती हुई उस मखसूस मकाम पर बरसती हैं, जैसा कि हम इन वीडियोस में भी देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसे ही कुछ हवा के बगोले यानी कि टॉर्नेडो में भी देखा जा सकता है। एक तहकीक के मुताबिक दरियाई इलाकों में जब गरज चमक का तूफान दाखिल हो रहा होता है तो मौसम की खराबी के सबब परिंदे परेशानी में इधर उधर उड़ने लगते हैं और अक्सर इस उलझन की कैफियत में उनके मुंह में मछलियां जो दरियाओं से शिकार की गई होती हैं जमीन की जानिब गिर पड़ती हैं। और इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत बाज़ दीगर ममालिक में भी इसी नौयत के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन जहां कहीं भी हुआ होगा डेफिनेटली लोगों के लिए एक हैरानकुन मंजर होगा। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि हमने जब भी देखा है पोर्ट साइट्स पर ये जब मछलियों के हवाले से हमने देखा ना कि लोग माहीगिरी कर रहे होते तो एक बड़े ही ताफुन और एक बदबू सी वहां पर फैल जाती है। तो यकीनी तौर पर जहां कहीं भी ये वाकया रूनुमा हुआ है वहां पर कई दिनों तक स्मेल और ताफुन उठ रहा है। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की मौज भी होगी हो कि आज मछलियां उन्हें आज मछली फ्राई करके खाएंगे। बिल्कुल। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और जो मनाजिर अभी आपने हमारी स्क्रीन पर देखे हैं उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये बात करते हैं शॉर्ट फिल्म्स के हवाले से। तो फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिससे पैगाम बहुत तेजी से फैलता है और अब हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ में जिस तरह से मोबाइल फोन्स मौजूद हैं, छोटी रील्स हम देखते हैं या शॉर्ट फिल्म्स हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हम पर रखती हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ कुछ ऐसे खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात भी कराने जा रहे हैं, जो कि हालिया दिनों में लम्स की रिलीजियस सोसाइटी के ये नौजवान हैं जिन्होंने सूरह असर के टॉपिक पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से उन्हें ख्याल आया, आज हम उनसे जानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सारिब गिलानी और इसके अलावा रेयान बेग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ अहमद नवीद भी स्टूडियो में हमें हमारे साथ मौजूद हैं। तो जरा बैक टू बैक सभी की तरफ आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बताया तो था कि आप लोग खुद से क्या करते हैं, लेकिन रेयान से स्टार्ट करते हैं। रेयान, आपकी क्या पार्टिसिपेशन रही है इस शॉर्ट फिल्म की प्रोडक्शन में? इसकी जो स्क्रिप्ट थी ना ये ऑलरेडी लिखी गई थी और सानिम भाई इज़ अ सीनियर ऑफ आवर्स, तो उन्होंने अपने सोफोमोर ईयर के अंदर ये स्क्रिप्ट लिख ली थी इसकी। मेरा जो है ना ये एक्सपर्टीज़ है कि मुझे फिल्म मेकिंग और उसकी प्रोडक्शन का ऑलरेडी थोड़ा अंदाज़ा था। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में आया था ना तो मैंने सानिम भाई वाले से बात की थी, तो उन्होंने तब मुझे कहा कि अच्छा हम इस्लामिक फिल्म वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड, क्योंकि उनको कोई मिल नहीं रहा। सारिम भाई से मुझे लग रहा है कि सारिम आपके सीनियर है? जी जी सीनियर है। सीनियर है। तो सारिम, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? बिल्कुल, मैं एक रैंडमली सूरह असर की तफसीर के ऊपर एक वीडियो लेक्चर देख रहा था। अच्छा। 5 मिनट की वीडियो थी, लेकिन मैं इतना इंटरेस्टेड हुआ कि फिर मैंने 4 घंटे की उसकी सीरीज देखी और मैं फैसिनेट हुआ कि ये 3 आयतों की सूरह के अंदर इतनी डेप्थ कैसे मौजूद हो सकती है। और फिर बस उसी को मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की कि अब जब मुझे पता चल गया कि मैं बाकियों के साथ कैसे शेयर करूँ, तो फिर मैंने ये स्क्रिप्ट लिखने का सोचा था। ठीक है, तो ओवरऑल फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? शानदार। मैं तकरीबन 8-10 साल से थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री के उनके साथ काम कर रहा हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल था इन टर्म्स ऑफ जो आप कहते हैं ना कि गैबी मदद आपको महसूस होती है, प्रमोशन के हवाले से भी, लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी, फाइनेंसिंग के हवाले से भी। तो मेरा तो बेस्ट प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो अहमद इसमें लीड रोल कर रहे हैं। अहमद, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा
और जो राइटर हैं कितनी कुछ सख्ती उन्होंने फिर आप पर की है, क्योंकि जब भी सीन फिल्माए जा रहे होते हैं तो बड़ी मुश्किल तो पेश आती है वहाँ पर भी। असल में सारिम भाई खुद मेरे मेंटोर हैं, तो लाइक मेरा लम्स के अंदर पहला एक्सपीरियंस विद थिएटर विद फिल्म मेकिंग सारिम भाई के थ्रू ही था। ठीक है। तो इन्होंने मुझे रीच आउट किया था कि ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है और ये कैरेक्टर वेरी वेल सूट्स यू, तो आपने इसको प्ले करना है। ठीक है। तो लाइक विदाउट थिंकिंग ट्वाइस मैंने कहा आई विल डू इट। तो अब इसका एक्सपीरियंस इसलिए डिफरेंट था कि मैं थिएटर करता आ रहा हूँ बहुत देर से, तो जिस टाइप के रोल्स हम थिएटर में देखते आ रहे हैं या वैसे नॉर्मल टिपिकल फिल्म्स के अंदर देखते आ रहे हैं, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। जो मेरा कैरेक्टर था वो थोड़ा सा नॉन रिलीजियस टाइप का था और हम उसकी जर्नी पे जा रहे हैं कि लाइक हाउ ही डिस्कवर्स रिलीजन और हाउ ही रीडिस्कवर्स द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ठीक है। तो उस स्पेसिफिक के अंदर लाइक जब उसको मैंने प्ले किया तो वो एक बहुत ज़्यादा सेल्फ फुलफिलमेंट वाला भी एक एस्पेक्ट उसके अंदर आ रहा था। ठीक है। अच्छा रेयान, तो आप वीडियोग्राफी चूंकि आपने की है इसमें और आपने विजुअल्स को जिस तरीके से यूटिलाइज किया है वो मैंने भी देखा भी, वो ब्लू सी वेव्स को ग्राफिकली यूज करना, इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने इसके अंदर हॉरर और वो थिएटर डाल दिया है, और इस चीज़ को भी ये होना कि हाँ एक मैसेज भी कन्वे हो जाए, ये कितना बैलेंसली आपको लेके चलना पड़ा? ये असल में ना जब शॉर्ट फिल्म एडिटिंग होती है ना, स्पेशली इसको एडिटिंग फेज में लेके जाते हैं, प्रोडक्शन के बीच जो है ना स्पेशली मैंने ख्याल रखते हैं कि मेरा सिनेमाटोग्राफी के साथ पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे था कि एक शॉट्स वगैरह कहाँ से लेनी है। इनको मैं ये बार बार डायरेक्ट किया जा रहा था कि आप बस यहाँ खड़े हो, फिर मैं यहाँ से शॉट लेता हूँ, फिर दूसरी साइड से जाके शॉट लेता हूँ। तो वो प्रोडक्शन का मैंने फुल कोशिश की थी कि इन लोगों को फिक्र ना हो बिल्कुल, फिर इनको मेरे ऊपर एतबार हो कि ये कर लेगा, एंड के ऊपर एडिटिंग के अंदर कर लेगा। एक दफ़ा हमने 2-3 दिन में जब प्रोडक्शन कर ली ना, उसके बाद जब एडिटिंग के ऊपर आया ना तो उसके अंदर मैंने फिर फुल जोर दे दिया। वो जो ड्रीम सीक्वेंस है उसके अंदर मैं प्रॉपर साउंड, नो डाउट, क्योंकि आप शूट कर लेते हैं, शूट के बाद उस चीज को निखारना होता है ना, वो सारा काम ही एडिटर का है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सारिम, सूरह असर जिस तरह से अब इसकी तशरीह की बात करें या तफसीर की बात करें तो उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं, आपने स्पेसिफिकली किस पॉइंट पर काम किया है? बिल्कुल, 2 कॉन्सेप्ट जिनसे मैं खुद बहुत मुतासिर हुआ वो ये था कि कामयाबी किस तरह से हम समझते हैं, दौलत, शोहरत, पैसे और दुनियावी चीज़ें, और कुरान का एक कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कामयाबी के ऊपर, और उससे हैप्पीनेस का क्या ताल्लुक है कि एक हैप्पीनेस जो हम एक चीज़ समझते हैं कि ये सारी हम कामयाब हो जाएं फिर हम खुश हो जाएंगे, बजाय इसके कि हैप्पीनेस के बजाय कुरान में कंटेंटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया कि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपने पास रख सकें या हम गैदर कर सकें, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की अता की गई चीज़ है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स है जिसमें हमने फोकस किया था। ठीक है। और अब ये भी बताइएगा रिस्पांस का भी पूछ लेते हैं ना, क्योंकि 2 हफ्ते तो हो चुके हैं, तो फीडबैक कैसा, बीइंग एन एक्टर आपको कैसा फीडबैक आ रहा है, और सेकेंडली इस शॉर्ट फिल्म का अपना एक फीडबैक क्या है? तो बेसिकली हमें 1.5 हफ्ते के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख व्यूज़ मिले थे, जिसके अंदर हमारी लम्स रिलीजियस सोसाइटी के यूट्यूब पेज और उनके इंस्टाग्राम चैनल्स के थ्रू हमने इसको प्रमोट किया था। और फीडबैक पर्सनली एज एन एक्टर मुझे लाइक लिटरली कैंपस पे लोग मिलते थे और कहते थे, अब एक बड़ा ना एक स्टिग्मा क्रिएट हुआ है लम्स के अराउंड के लम्स ऐसी जगह है जहाँ पे रिलीजन की जगह नहीं है और वो बहुत उस तरह, बिल्कुल गलत बात है ये। मतलब लोग मुझे आते थे और मुझे कहते थे कि बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत ज़्यादा ऐसा थीम है जो हम पहले नहीं देखते आए, एक बहुत यूनिक तरीके से इसको लाइक आप पोर्ट्रे करें, मैसेज को आप स्पून फीड नहीं कर रहे जैसे रिलीजियस कंटेंट नॉर्मली होता है। तो एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक आता रहा है। लोग लिटरली स्ट्रेंजर्स मुझे पर्सनल टेक्स्ट करते थे कि मैंने ये फिल्म देखी और मुझे ये वाले सीन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुई, मुझे इस सीन से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, और लाइक दिस सीन लाइक स्पेसिफिकली स्टक विद मी। चलिए यहाँ पे मैं सबसे अच्छा मैसेज तो ये भी बोलूँगी कि वो पेरेंट्स जो अक्सर अपने बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेजने से थोड़ा झिझकिचा रहे होते हैं कि हमने तो ये सुन रखा है, हमने तो ये देखा है, फलानी चैनल पर ये खबर चली थी, अब एक अच्छा मैसेज भी यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा स्टूडेंट्स हैं, आप तीनों ही स्टूडेंट्स हैं, तो फिर पैसे भी लगते हैं फिल्म बनाने पर, तो वो फिर कैसे मैनेज किया? लम्स ने कोई हेल्प की है? फंड्स कैसे जनरेट किए? ये बिल्कुल एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट ही था और इसको बाद में हमने अपनी सोसाइटी को एक तरह से ट्रिब्यूट या गिफ्ट कर दिया, लेकिन इसके सारे लॉजिस्टिक्स, सारी फाइनेंसिंग हमने खुद की। इससे हम ज़्यादा उम्मीद थी हमें कि जब ये इंशाल्लाह प्रमोट होगा तो हम मजीद स्पॉन्सर से बात कर सकेंगे, मजीद लोगों को रीच आउट कर सकेंगे और उसको फैसिलिटेट। मेनली जो शॉर्ट फिल्म्स के अंदर आपके बजट लगता है ना, वो होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, राइट? सो अब वो क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा काम किया हुआ था, मेरे पास इक्विपमेंट मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे था कि बस ये मेरे पास इक्विपमेंट, मैंने ऑलरेडी कमर्शियल काम किया हुआ है, तो मैंने इस काम के लिए जो है ना उसको बस फीसिबल लगा दिया। बल्कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे ना हर बंदे के डिफरेंट कैपेसिटी के अंदर, वो हमने सब अपने कर दिया। ठीक हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया सारिम, रायान, अहमद नवीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, हमारी बेस्ट विशेज हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, जी जरा तो खबर कुछ ऐसी है कि डिजिटल व्लॉगर्स का ये दौर है और आप अपने हाथ पे, आपके हम भी दुनिया भर के सफर तो करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स और तरह तरह के लोगों को देख रहे होते हैं। तो डिजिटल व्लॉगर्स ने देखने वालों के सफरनामे को, उनकी यानी कि ट्रेवल डायरेक्टरी को बड़ा ही आसान कर दिया है। तो पाकिस्तान में भी डिजिटल व्लॉगर्स बहुत ज्यादा हमें घूमते फिरते नजर आते हैं और लोगों से खूब प्यार से मिलते हुए भी नजर आते हैं, जिनमें से अक्सर का कहना होता है कि हम पाकिस्तान में बगैर पैसे के भी घूम फिर सकते हैं। काश हम भी दूसरे ममालिक में जाएं तो हम भी बगैर पैसे के घूम फिर सके। इतनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तानी देते हैं। जो जब भी हम देखते हैं कि व्लॉगर्स आते हैं हमारे शो पर, पहले भी बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं और इस हवाले से बता भी चुके हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कैलम अब्रॉड से, जो कि स्कॉटिश व्लॉगर हैं जिन्होंने जनूबी एशिया का सफ़र किया है। वो हिंदुस्तान भी गए हैं और वहाँ के हवाले से भी वो आज हमारे साथ अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। और 4 महीने पाकिस्तान गुजार कर वो गए थे, इससे पहले भी वो आ चुके हैं। और जब हम ब्रेक में भी उनसे बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि 5वीं बार वो पाकिस्तान आए हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान उन्हें पसंद भी आया है, पाकिस्तान उन्हें एक सेफ मुल्क भी लग रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के, वो क्लियर करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कैलम अब्रॉड से हम बात करते हैं। कैलम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you. Hope you're fine. Yeah, I love it. And having a good time here? Great time, the best. So how's doing everything in Pakistan now? It's always good, always good. I love it here. It's my favourite country. So this Like is your how? 5th time? My 5th time. I spent almost 4 months in Pakistan last year. Last year. And in which city? I've done many cities. I've been from Skardu right down to Karachi. So which is your favorite one? My favourite city? It's tough. It's tough. I also like Azad Kashmir. But I'm starting to fall in love with Lahore. Lahore. Yeah. Mostly people says this a cultural similarity between Pakistan and India. Do you feel so as well? Yes, I do. There is certainly, especially in the Punjab area. In Punjab. Yeah. But I feel in Pakistan. And also Haryana in Punjab, in Indian Punjab. Yeah, but I feel that people are more, they're more prone to approaching you in Pakistan and asking how you are and if you need anything. So the hospitality, I feel, is just a little bit different. I feel that people are more concerned for you in Pakistan. Okay, we have seen a clip, you shared a clip, an Indian boy was asking you about Pakistan. When you said you love Pakistan, he didn't like your comment. Yeah, his face tends to drop. I mean, a lot of Indians would love to come and visit Pakistan, but I feel that there is an element that when you speak about Pakistan in a positive way, they don't like it. And I just feel that you shouldn't ask someone a question if you're not prepared to hear the answer. So, being a tourist, what do you expect from the travelers or the people who lives in Pakistan or the people who are living in India? What I expect when I come here? Yes. You being traveler or tourist? I mean, I go with an open mind, but I would say that anyone who's never been to Pakistan, don't be surprised when you're walking down the street and people are offering you tea and chai every 2 minutes, and everyone always wants to feed you. I always put weight on when I come to Pakistan. I can't walk down the street without someone wanting to feed you. So that's the difference. I feel in India, I didn't really get that so much, but in Pakistan, everyone wants to feed you. I think it was just a cultural thing. Yes. That's the first thing they asked. Do you want tea? We want our hosts to be, to be treated like we treat other persons as well, our family members. I wish some Pakistanis would understand there's only so much tea you can drink in one day. Yes, you're right. Chai ki bahut zyada shauqeen hai, bilkul aise. So which is the most impressive thing about Pakistan, if you can share with us? Honestly, I say it every day, it's the hospitality. People come up to you, are you okay, do you need anything? I mean, I've been to so many weddings here. Oh, really? From people that I don't even know. Just like, would you like to come to the wedding and experience? So I've been to like the Barats, the Mendis, like Without salami? Without salami. So how do you find our weddings? I like them, but obviously a lot different compared to the UK. Ours is a one-day event, whereas in Pakistan it runs over several days. Yes. I also like the fact that in the UK, weddings are mainly that you have the wedding and then everyone drinks alcohol and then they're dancing, whereas in Pakistan, everyone seems to be having a good time without alcohol, and everyone's very joyous. So I like that. I like that element to it. And which is the most popular and the most favorite function for you in Pakistan, like Mehndi, Barat, Walima? I like the Mehndi. Mehndi? Yeah. So you dance?
I tried. Like Pakistani bhangra or Yeah, I've tried to dance. Yeah, but it's probably not my best. Okay, and what is your favorite food My favorite food in Pakistan? In Pakistani cuisine? Well, my favorite breakfast would be like mashed dal and paratha. paratha? Really? Yeah. Desi ghee or simple? Desi ghee. Desi ghee paratha. ghee, yeah. Wow. That's And really good. Pakistani omelette? Yeah, I love the omelets here as well. But my favorite dinner is tough because I've had amazing like karahis and handis and stuff. So it's very difficult. The food in Pakistan is amazing. That's very really nice, great. very nice. So there's a perspective about Pakistan that Pakistan is not a safe country, but Yeah. people like you coming to Pakistan, making vlogs and telling other people who are living abroad that Pakistan is a safe country. People are very good. I get asked every day, is Pakistan safe? Or initially when I came here, people would say, why are you going to Pakistan? There's a perception in the West that Pakistan is or harbours a lot of Islamic extremists. And obviously people are now watching the videos and more people are coming to Pakistan. Initially, years ago, all the travellers would go to India. And I think more people are seeing Pakistan now and saying, that's a good alternative. Have you met ever any Pakistani in Scotland? Many. When I walk down the street sometimes in Scotland, people will stop me when I'm in the airports. Pakistanis will I was in America recently, I was in Dallas, and someone stopped me on the streets of Dallas and said, oh, I've seen your videos in Pakistan. And I thought that's amazing. But more and more people are messaging me now saying, I can't believe Pakistan's like this. Like I said, a lot of people have this bad impression. I think it's the media that do that in the West. So you're bringing more people to Pakistan to visit? Yeah, so many people ask me now, next time you go, can I come with you? So I honestly believe that the perception of Pakistan in the West is changing. And how do you feel how easy it is to live here? I could live here no problem. Okay. I'm actually considering it. Okay. So it's honestly, I find it very easy. And I feel that in Pakistan, people have always, let's say you have work or people are working, but they can always make time for you. It's the only country I feel that people can make time no matter if they're busy. And I think that's also a hospitality and cultural difference compared We to can other. see that you're loving our culture through your shalwar kameez. Shalwar kameez. So where did you bought this shalwar kameez, and also how many markets you've been visited here? I mean, I've been to many markets here. I bought this one in Lahore a few days ago. I like the shalwar kameez, it's very comfortable. Have you been visited Yes. Anarkali I've been or Ikshra Market? Yeah, I've been to Anarkali. Laboti Market? Yeah, some of them can be very busy. Because I'm small, I get lost in the chaos, but it's good. Yeah, I like the shalwar kameez and the local dress. Okay. Very comfortable. So which, besides Lahore, which is your most favorite place in Pakistan? I like Mirpur and Azad Kashmir. I like Mirpur. I love Mirpur. Alipur, Mirpur Azad Kashmir. Mirpur Azad But I think in Pakistan offers everything. If you want village life, you'll get it. If you want the modern life, new shopping malls, you get a bit of everything in Pakistan. Everything here in and Pakistan, that's what I like about it. There's So a what are your variety. future plans? Which city you're going to visit after that? I think I'm going to go back up north. It's been a few years since I went back up north, so I would like to go up to Hunza Valley and Fairy Meadows. And Have you been there before? I've been up to Skurdu and like Batakundi and around those areas, Naran. Okay. So I would like to go back up there. And So take a look. which kind of feedback you are getting from your vlogs about Pakistan? That people are shocked. They're shocked how friendly people are and how receptive to the camera. If I'm walking down the street with a camera, people seem very receptive. In the West, it's a little bit. Yes. Pakistan people are like, oh, a camera, and they want to be on camera, and they're happy to promote their country. That's a big difference. People are proud of their country, so it's very easy here, and I like it, and I like the way people are receptive to me as a foreign visitor. That's great, and it's really great to have you here in our show. This is a very good thing that you are here promoting Pakistan और लोगों को जो कैलम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, तो पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसको बड़े अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं और पाकिस्तानी पहनावे में जिस तरह से आज वो हमारे शो पर आए हैं वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसको हम सराहेंगे। बहुत शुक्रिया। कैलम अब्रॉड वाज इन कॉन्वर्सेशन विद अस।
प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं स्किन इश्यूज के हवाले से, क्योंकि ऊपर ढलने के साथ साथ जल्द भी ढलने लगती है और झुर्रियां आ जाने से सबसे पहले बुढ़ापे के आसार नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। अब इन झुर्रियों से जान छुड़वाकर जवान नजर आना डेफिनेटली हर किसी का ख्वाब है, और जिसके लिए बहुत सारी खवातीन और मर्द मुख्तलिफ तरह के टोटके और ट्रीटमेंट्स भी ले रहे होते हैं। अब कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स या तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं जिससे बढ़ती उम्र के असरात को कम किया जा सके, तो एंटी एजिंग के मुतालिक आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया हमारे मराजिल डॉक्टर अरीज जुल्फिकार साहिबा ने, उनसे मजीद रहनुमाई लेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो पहले ये आप हमें बता दीजिएगा कि जो बुढ़ापे के असरात हैं या स्किन पर हमारे वो चीज़ थोड़ी सी रुनुमा होनी शुरू हो जाती है, एंटी एजिंग जो है, तो वो कौन सी एज में स्टार्ट हो जाता है या फिर डिफरेंट फेस फीचर्स के हिसाब से है? देखिए, एजिंग का प्रोसेस जनरली जो है वो 25 के बाद स्टार्ट हो जाता है, फिर 30 के बाद एक्सेलरेट हो जाता है। अच्छा, 25 के बाद स्टार्ट हो जाता है शुरू होते ही? ठीक है, यानी कि जैसे आपको होश आई। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आप व्हेन यू आर 30 स्पेसिफिकली, अब 25 पे आपको क्या करना है कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें जितना आप रख सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई स्किन है उस पर ज़्यादा जल्दी रिंकल्स आते हैं। जितनी अच्छी हाइड्रेटेड स्किन होगी उसके ऊपर ज़रा देर से आएंगे। तो आप एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। तो आपको डेफिनेटली यू शुड एज ग्रेसफुली। आपका राइट है कि ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो आप उसको ज़रूर आपको करवाना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप इतने पैसे खर्च कर रहे होते हैं कपड़ों पे, दूसरी चीज़ों पे, तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल है। और मुझे लगता है कि अगर आप ज़रा यंग नज़र आ रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा बिल्कुल बूस्ट हो जाता है। मुझे लगता है ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पर इस वर्क लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, कि आपको वो अगर अपना आप शीशे में भी देखने में अच्छा लग रहा है तो आपको दिल नहीं करता कि आप किसी स्ट्रेस की तरफ जाए। और जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनका एजिंग का प्रोसेस ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए आज डॉक्टर साहब, हम जैसे लोग से मुराद ये कि बहुत सारी हमारी कलीग्स जो कि न्यूज़ एंकर्स भी हैं, प्रोग्राम एंकर्स भी हैं, मतलब मीडिया से रिलेटेड लोग जो हैं, क्योंकि अभी भी आप स्टूडियो में बैठी हैं, यहाँ पर आप देख लें कि लाइट फ्रिक्वेंसी किस हद तक ज़्यादा है और हमें डेली रूटीन मेकअप करना होता है। चले प्रोग्रामिंग के लोग तो फिर 3 से 4 घंटे के लिए मेकअप एप्लीकेशन करके रखते हैं, लेकिन जो हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री की कलीग्स हैं, मेल हो या फीमेल हो, उन्हें 8-8, 10-10 घंटे, और हम भी इस टाइम से गुजर चुके हैं। तो क्या हमारा ये प्रोसीजर जरा ज़्यादा तेज हो जाता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे लिए? बिल्कुल, इसलिए कि जब आपकी ये वाली लाइट्स होती हैं तो आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। जब आप इन लाइट्स में बैठे हैं तब भी आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। अच्छा, सन ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता डिफरेंट रेज से, वो उसमें एंटी एजिंग का भी एक आंसर शामिल है कि आपको प्रोटेक्ट करता है कि जल्दी आप एज नहीं करते हैं। तो जब आप खास तौर पर किसी भी तरह की हार्श चीज़ के ऊपर एक्सपोज्ड हैं तो आपकी केयर ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये कि आपने इंटरनल हाइड्रेशन का ख्याल तो रखना ही है, लेकिन आप एक्सटर्नली भी हाइड्रेट करेंगे। आपका मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स पे आ जाएंगे। हाइलोनिक एसिड का सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सारा सिलसिला चलता है जब तक आपकी झुर्रियाँ आ नहीं गई। ठीक है, अगर आपकी झुर्रियाँ आ गई हैं, यानी कि फाइन लाइन से बात चली गई है अब रिंकल्स पे, तो फिर आपकी होम केयर रेमेडीज भी उस पर काम नहीं करेंगी। आपको प्रोसीजर्स करवाने हैं, लाइक बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, थ्रेड हो गए, ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो अब आपको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी जीन्स बहुत अच्छी हैं, वो कितना मैटर करती हैं, वो कितना काउंट करती हैं? जैसे एक्ट्रेस हैं महानूर बलोच हैं या मरीम नवाज साहिबा हैं, अब इतनी एज के बाद भी मरीम नवाज साहिबा के नाम पे मुस्कुरा रही हैं, क्यों? यार छेड़ दिया। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट्स भी उन्हीं लोगों को सूट करते हैं जिनकी जीन्स भी शायद कहीं बेहतर हो। ट्रीटमेंट्स जब आपके पास इतना पैसा हो और किसी और का हो तो फिर आपको सूट करता है। मतलब ये कि अगर मेरे पास भी किसी और का पैसा होगा तो मैं शायद बहुत क्यों नहीं, जाहिर है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपको बॉदर नहीं ना करता कि अच्छा ठीक है आ रहे हैं जा रहे हैं कैसे हो रहे हैं। लेकिन एंटी एजिंग के प्रोसीजर्स हर एक पे काम करते रहते हैं, सैलरी एनीवेज डॉक्टर साहिबा, एक जोक्स अपार्ट, मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि उनका चेहरा ठीक है, लेकिन अमूमन लोगों स्पेशली लड़कियों की जो हाथ की स्किन है ना, वो उनके चेहरे को मतलब इनके क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती है। ऐसे लगता है कि चेहरा बहुत फ्रेश है लेकिन हाथ में थोड़े झुरझुरियों टाइप वाले फील होते हैं, थोड़े से सख्त से महसूस होते हैं। फ्रीक्वेंटली वॉश हो रहे हैं और जितने ज्यादा आप उसके ऊपर ज़्यादा सोप्स लग रहे हैं, इस टाइप की चीजें लग रही हैं, तो उसका मॉइस्चर उतना ज्यादा उड़ता जा रहा है। अच्छा, हम फेस पे फिर भी ध्यान दे देते हैं और उसमें ये होता है कि क्योंकि आपने एक दफा मॉइस्चराइजर लगाया, कुछ घंटे आपके गुजर गए, लेकिन हाथ क्योंकि बार बार धुल रहे हैं और आप बार बार मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा एज आपको करते हुए जल्दी नजर आ रहे होते हैं। जैसे आप कोई भी क्रीम्स भी लोग लगा रहे होते हैं
करते हैं। नाइट क्रीम्स लगा रहे हैं तो ना हम नेक का ध्यान करते हैं और ना हाथों का करते हैं, सिर्फ हमें चेहरे का होता है। जबकि आपकी एक्सपोज पार्ट्स जितने भी हैं उन सब पे आपका इक्वल फोकस होना चाहिए। अब जिस तरह ओरल कोलेजन अगर आप लेते हैं, आजकल बहुत इस वक्त हाइप भी क्रिएट हुई है और वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करते हैं। आपको आमतौर पे 30s के बाद वो स्टार्ट कर देने चाहिए। अच्छा। क्योंकि कोलेजन बेसिकली आपकी स्किन की फर्मनेस में बहुत काम करता है, और सिर्फ स्किन में नहीं, आपके हेयर के लिए, नेल्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये फिर किस एज से आपको इस्तेमाल करनी शुरू करनी चाहिए? और जैसे कि हमारे यहाँ तो रुझान यही है कि खुद ही अपने तौर पर सर्च की, मेडिकल स्टोर पर गए और एक क्रीम बाय कर ली, तो ऑब्वियसली प्रॉपर तरीका तो ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनके मशवरे से किसी क्रीम को स्टार्ट। बट एक स्पेसिफिक एज आप क्या समझती हैं कि जिसमें स्टार्ट कर देनी चाहिए? 25 के बाद आपको कर देनी चाहिए स्टार्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि आप प्रोसीजर्स पे जल्दी नहीं आना चाह रहे, जिससे अगर अब हम बात करें कि ये प्रोसीजर्स डेफिनेटली एक्सपेंसिव हैं, तो ये आपके अपने हाथ में कि आप जितनी जल्दी केयर स्टार्ट कर देंगे उतना ज़्यादा आप इसको डिले कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई रह रही है तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम्स में आएंगे। कोलेजन, ओरल कोलेजन्स को आप स्टार्ट कर दें। हाइलोनिक एसिड, अच्छा मज़े की बात है कि कोलेजन अगर आप ओरल भी ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप खुद से भी लेना चाहते हैं, ऑन द काउंटर जो अवेलेबल है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह हाइलोनिक एसिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉइस्चराइजर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ कंसल्ट करें। सिर्फ ये कि आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मॉइस्चराइजर को डिसाइड करना है। और आपने जब भी स्किन पे हाइलोनिक एसिड लगाना है, आपने डैम्प स्किन पे लगाना है। आपने ड्राई स्किन पे कोई फायदा नहीं है। जब हल्की सी नमी हो चेहरे पे, दिन में 2 से 3 बार भी आप लगा ले तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, जब हम लोग हैंड्स क्रीम यूज कर रहे थे, हैंड एंड फीट क्रीम जो हमारी होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि कुछ बच्चियां तो अपना बहुत ख्याल रखती हैं, स्कूल एज से ही, कॉलेज एज से ही वो अपने बैग में वो रखती हैं छोटा सा मॉइस्चराइजर अपने साथ। लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो जैसे होता है ना, एक ब्यूटी प्रोडक्ट होती है, आपको लगता है कि ये हैंड एंड फीट क्रीम ज्यादा सूटेबल है या कोई ना कोई मेडिकल आपको ट्यूब या क्रीम की तरफ जाना चाहिए? हैंड एंड फीट क्रीम इज फाइन, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना करने से बहुत बेहतर है। आप अगर जिन बच्चियों की बात करें जो अर्ली एज से कर रही होती हैं, तो आपको नजर भी आएगा। तो अगर जो नहीं कर रहे और एक टाइम पे जाके वो रियलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें रिवर्स बैक नहीं हो सकती हैं। अब जिस तरह अगर हम प्रोसीजर्स पे जाते हैं, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं, ये आपको 10 से 12 साल पीछे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आप 40 से पहले उसको डिसाइड करें। अगर आप 50s में जाते हैं और कहते हैं जी 50s में जाके मैंने बोटॉक्स करवाना है, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा तक क्लियर नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारे हमें है ना कि सभी कहते हैं कि ये कौन सी उम्र आ गई ये काम करवाने की, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। वो हमें तो अगले लम्हे का नहीं पता। तो मैं तो खुद ये कहती हूँ कि अगर आपको अंदाजा हो रहा है कि आपकी स्किन को या आपकी बॉडी को इस ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आपको वो जरूर करवाना चाहिए। और दूसरा एक और सवाल मेरा ले लीजिए कि गर्मियां शुरू हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी ना चेहरा इतना खिचरा होता है, इतनी ड्राइनेस है फेस पर जिसकी हद्दी, आप जितना मर्जी मॉइस्चराइजर लगा ले, लेकिन धोने के बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि फिर से ना फेस पर इचिंग फील हो रही है। उधर वहां पे लोग क्या करें? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि फेस वॉश करने के बाद हो रहा है, तो वो यही कि आपने फौरन मॉइस्चराइज करना है। अच्छा, आपने डैम्प स्किन पे नहीं किए, इसलिए आपको वो खिंचाव महसूस हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मॉइस्चराइज, जिस वक्त भी आप नहा के निकले हैं, बहुत जरूरी है कि उस वक्त आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करें। आपने मॉइस्चर को लॉक करना होता है। अगर आप इन केस बिल्कुल ड्राई स्किन पे कर रहे हैं, तो वो वही फीलिंग होगी जो आप कह रही हैं। अच्छा, इसलिए आप अगर जिस तरह प्रोसीजर्स की भी आप बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप ये देखते हैं कि आपके अपनी रिंकल्स किस तरह से आ रही हैं। आपने ये नहीं देखना कि मेरी एज क्या है, ठीक है। अगर आपकी जिस तरह क्रोज फीट है, बहुत सारे लोग हैं जो सनग्लासेस इस्तेमाल नहीं करते, या बहुत सारी ड्राई जगहों पे, जैसे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आप हाई एल्टीट्यूड पे, तो ऐसे लोगों की स्किन ज़्यादा जल्दी ड्राई होती है, उनके रिंकल्स जल्दी आते हैं। आपने इस पर नहीं जाना कि आपकी एज क्या है। आपको रिंकल्स आ गए हैं तो आपने उसके लिए जाकर ट्रीटमेंट लेना है, इसको छोड़ दें कि आपकी एज क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीज़ जुल्फ़िकार साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद ये हमारा मोस्ट अवेटेड सेगमेंट था जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि डेली बेसिस पर हमारी टीम एक फ्लायर जो है वो शेयर करती है सोशल मीडिया पर। और जब ये फ्लायर शेयर किया गया तो यकीन जानिए हमारे प्रोड्यूसर साहब से भी बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि अच्छा इनसे मुलाकात कैसे हो रही है। तो हमें भी नहीं आइडिया था कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। अब ये उन कौन है वो आपको बता देते कि छोटे से 4 साल 8 माह के एक बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया पर छाए
हुए हैं और बाबाची के नाम से बड़े ही फेमस हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उनका असल नाम है जी, वो भी बताना बड़ा जरूरी है। विजुअल्स आप देख रहे हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के मैसेजेस भी हमें देते दिखाई देते हैं, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, सिर्फ मर्दाना आवाज़ में नहीं, आवाज़ में भी। मतलब हैरानकुन बात है, इतना छोटा बच्चा, इतनी ज़बरदस्त अदाकारी, और दुनिया इस वक्त फ़ैन हुई पड़ी है, मिलने के लिए बेताब है। हमारे स्टूडियोज़ के बाहर भी इस वक्त रश लगा हुआ है और लोग चाह रहे हैं कि उनके साथ वीडियोज़ बनाएं ताकि सबके अकाउंट्स जो है ना, जिन जिनके नहीं भी चल रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे आज के हम भी इनके साथ आज कोई वीडियो बनाएं। अच्छा जी, बाबाजी ने हमें ज्वाइन किया है, अबू बकर, और उनके वालिद साहब मंसूर अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ? ये मुझे मैं पहले सबसे पहले आपकी और आपकी सारी टीम की शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बुलाया, और ये मैंने ख़ुद से स्टार्ट किया है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं, लेकिन मेरी नाकामी की वजह अब ये कामयाबी आ गई। मतलब मैंने बहुत कोशिश किया, मैं कामयाब ना हो पाया, फिर मैंने सोचा क्यों ना जो आप ना कर सकता वो बेटा ही कर ले। तब ये बहुत छोटा था, बस उस वक्त कितना छोटा, बेबी बहुत छोटा है ये। नहीं, उस वक्त तकरीबन इसकी उम्र यही 3 साल 3.5 साल, मतलब 3 साल की उम्र में ये बच्चा सोशल मीडिया पर आ चुका था। हाँ, आ चुका था उस टाइम से। ठीक, बाबाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? आप ठीक हो? और सुनाओ। हम तो सुना ही रहे हैं, आप सुनाएं। आपको सुनना चाहते हैं लोग, आप ट्रांसलेट करते रहेंगे तो जरा आसानी रहेगी। हाँ, मैं इसको उर्दू बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, जैसे मैं कोशिश करूँ। बाबाजी उर्दू आता थोड़ा थोड़ा, लेकिन व्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा, कितना इतना सा बोल के दिखाओ, क्या आता? कोई डायलॉग बोल देना जिसने अपने व्लॉग्स में बोलते थे आप। वो ये डायलॉग करता है, आगा दवाई, आगा डायलॉग करता है। मुझे पपश्तो साखलाशी ना जी, पपश्तो सब कहता है पश्तो आती है यार, कि अगर मैं इसको पश्तो में बताऊं तो इसको समझ नहीं। चलो पश्तो में क्या कुछ भी बोलो, अच्छा लगेगा। आप कुछ भी बोलो। क्यों तो आएगा डायलॉग दवाई खड़की में नहीं, खोपड़ी में। क्या है मेरी खोपड़ी में? वो एक डायलॉग है, वो जो हिंदी फिल्मों की अतमाजी सटकली। अच्छा, अतमाजी सटकली। वो दवाई है, मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन तेरे को मालूम क्या। अब इसने खोपड़ी के बजाय खड़की बोल दी। लेकिन इतनी छोटी एज में किस तरह से वो जो फीमेल आवाज वो कैसे निकाल लेते, किसने सिखाया ये? बस हम इसको सिखा देते और फिर कैमरे के सामने बिठा देते। अच्छा, तो कुछ कहलवाएं जरा, उन्हें बताएं, हमारा मैसेज कन्वे करें कि किस तरह से वो फीमेल आवाज कैसे निकालते हैं, कुछ कह के बताएं। ये तो दूसरों की डायलॉग पे वीडियो बनाता है। अच्छा, तो अपनी इसकी कोई भी आवाज़ नहीं है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा के लिए इसकी आवाज़ वो जो एक लैंग्वेज का बैरियर है ना, वो जरा मुश्किल है। तो वो रकम शेखवान बैठा तो दर की क्या अच्छा लगा? वो ढूंढ रहे हैं अभी। अच्छा, स्कूल जाते हो, पढ़ते हो? इकरा, जो इकरा होता है दीनी और दुनिया की दोनों तालीम दी जाती है। अच्छा, हाँ, अभी तो पढ़ाई में कैसे हैं? अच्छा है, बस ये छोटा है, 5 साल उम्र है, तो इस वजह से हम इसके साथ वो भी नहीं करते। हाँ, तो बहुत छोटी है, ये तो बच्चों की ट्यूशन जाने वाली एजेस हैं। अच्छा, वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए इनाम भी दिया है, और पढ़ाई के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि पढ़ाई भी मुफ्त होगी। ये ऐलानात तक ही था या फिर कुछ अमल भी हुआ इस पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अमल किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात जो है वो यही है कि उन्होंने
मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए जो किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। ठीक है। और 16 साल एज तक जो है इसकी पूरी तालीम फ्री कर दी गई है हुकूमत की तरफ से है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं, वो दोनों आपस में लगे हैं। इधर आओ, इधर आओ। इतने प्यारे बच्चे हो माशाल्लाह, हमें कुछ बोल के दिखाएं। इतने प्यारे बच्चे हो, बहुत सारे बच्चों से मिले हैं, लेकिन आप इतने छोटे से इतने क्यूट से ऊपर क्या ढूंढ रहे हो? हेयर स्टाइल है सबसे जबरदस्त, जो उनका हेयर स्टाइल है। हाँ, अब मुझे ये बताओ, अच्छा वैसे आपको पता है अनवार भाई का जो एक बेटा है ना, उनके भी जो हेयर स्टाइल है थोड़े से बाल लंबे से हैं, कर्ली से हैं, तो उधर फेस उधर मेरी तरफ नहीं, उधर देखो, उधर देखो, क्योंकि लोगों ने आपको देखा। हाँ, आपको देखना है इस वाले कैमरे में, ये इस वाले कैमरे में। ऊपर क्या देख रहे थे? लाइट्स हैं? लाइट्स देख रहे थे। कैसी लगी? जबरदस्त लगी। फाइनली थोड़ी थोड़ी उर्दू जो है वो बोलनी आती है। लाहौर कब आए थे? कुछ खाया? हाँ, कुछ खाया। क्या खाया? हैं? क्या खाया? आज सुबह क्या खाया? पराठा खाया? नहीं, पराठा नहीं खाया। अंडा पसंद है? हाँ। अंडा कौन सा, ऑमलेट वाला या वो जर्दी वाला? कौन सा वाला, फ्राई वाला? अनवार भाई को ना मीठा बड़ा पसंद है, चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं। आप खाते हो चॉकलेट? नहीं। चॉकलेट नहीं खाते? पसंद नहीं है? तो आपको क्या पसंद है? टॉफीज या चिप्स? नहीं। हाँ, चिप्स पसंद है। अच्छा जी, कौन से चिप्स खाते हैं? बता दो। इतना सोचते क्यों हैं आप? बेचारा उर्दू सोच रहा होता है, नहीं सोच रहा होता है। उर्दू सोच रहे। हाँ, आप उर्दू सीख लो। लाहौर आके कैसा लगा? लाहौर आके कैसा लगा? मैं अच्छी लग रही हूँ आपको? हाय। भाई क्या पूछ रहे हैं, लाहौर कैसा लगा? लाहौर मजा आया। कहाँ घूमने गए हो? कहीं झूले लेने गए थे? हैं, कहाँ पे? पार्क गए थे। कौन मंसूर, कौन से पार्क लेके गए थे आप इसे? मुझे तो उसके नाम नहीं पता। अच्छा, बस फोर्ट्रेस स्टेडियम सैर किया, लाहौर दिखाया है? हाँ, बहुत ही ज्यादा सैर ठीक है। किया। और पहली बार आए लाहौर या आते रहते हैं? नहीं, एक बार और आया था। अच्छा, मैं तबलीगी जो रायन ठीक है, वहाँ पर आया था। अच्छा, अबू बकर फर्स्ट टाइम आया? हाँ, ये फर्स्ट टाइम। अबू बकर, फिर मुझे डर गया। चिड़ियाघर गए हो? जू गए हो? चिड़ियाघर? मुझे ना डराओ, मैं ये पूछ रही हूँ, चिड़ियाघर गए हो? चिड़ियाघर देखे? जू? ये बताओ ना, चिड़ियाघर देखा है आपने? हाँ, ऐसे नहीं। शेर हैं? तो कौन सा जानवर पसंद है? शेर पसंद है? हाँ, शेर पसंद। शेर पसंद है। हाँ। और क्या पसंद है? कैसे? और क्या पसंद है? बंदर देखा, मंकी देखा है आपने? कभी बंदर देखा? कैसे बन जाते हो आप? लड़की कैसे बन जाती हो? अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ऐसे बन जाती है लड़की। अब ना हम प्रोग्राम को ना मतलब फिनिश करने लगे, खत्म। तो आप ऐसे करो, आज हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग दे दो। अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं जी। यहाँ माशाल्लाह बहुत क्यूट है।